Okay. So this is Shitish Tiwari from second year of mechanical engineering, and today I will be taking a workshop on everyday economics. And this workshop will not only be limited to economics, but we will also talk about some practical applications. Hmm. So give me a second. I will share my screen. Visible, right? Huh? Is the screen visible? Yes. Okay. Yes. Just a second. I restarted my computer, so I just need to open. तो it will be a interactive workshop. Like mic on करके you all can speak when some question is asked, or you can even ask for a doubt. So we will start it with a question. Now, if there is a trade war between USA and China, then what will be the short-term impact on India? Again, this will tell us how many of you know the basics of economics, and like what should be the level of the workshop. So anyone who wants to start? Yes, you can also text on chat. हेलो भैया, हाँ, इसका एक इम्पैक्ट जो कि इंडिया पे भी पड़ा है कि बहुत सारी यूएस की फर्म जो चाइना में इन्वेस्ट करने जा रही थी, वो एक अल्टरनेट देखी और भारत में इन्वेस्ट की। okay. So Sachin gave a very good answer that they saw an alternate, and they started investing in India. But one thing you can see in question is short term impact. Short term क्या impact आएगा? मतलब इंडिया का फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये सोचना एक बार। क्या लगता है? गेसेस भी अलाउड है? दोनों चीज़ें होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं वो चीज़ें भी कम हो सकती है इसी चीज़ में, क्योंकि इंडिया की जो पॉलिसीज है वो इतनी भी बेटर नहीं है कि वो फॉरेन को अट्रैक्ट कर सके, फॉरेन कंपनीज को। ओके, वेरी गुड। शॉर्ट टर्म में तो फायदा हो सकता है, एक्चुअली क्योंकि इसका आंसर जस्ट दोनों हाँ कंट्रीज इंडिया उसकी तरफ खींचने की ट्राई करेगी, तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ऑफर करेगी दोनों ये कंट्रीज इंडिया को। ओके, सो एनीवन ऑफ यू रेड द हिंट? मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स वांट हाई रिटर्न एंड लो रिस्क। तो लॉन्ग टर्म में इंडिया माइट गेट प्रॉफिटेड, मतलब बेनिफिटेड, क्योंकि कंपनीज विच आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन चाइना माइट शिफ्ट टू इंडिया। बट शॉर्ट टर्म में क्योंकि ये हो चुका है 2019 में, तो वी नो द आंसर, इंडिया का लॉस हुआ था। वी सॉ मेजर सेटबैक। क्यों? क्योंकि जब ऐसा कुछ टर्मोइल होगा यूएसए और चाइना के बीच में, नाउ टू बिगेस्ट इकोनॉमीज, राइट? दिस इज $20 trillion economy, this is $14 trillion economy, and we are 3 trillion, right? तो इन दोनों के बीच में अगर कुछ भी होगा तो अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक, अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस होगी तो सबसे ज्यादा डर किसे लगेगा? इन्वेस्टर्स को, क्योंकि उनके पैसे लगे हुए हैं, राइट? तो वो क्या सोचेंगे? वो सोचेंगे कि फटाफट वी शुड मूव टू सेफ हेवेंस। और पूरी दुनिया में सबसे सेफ जगह कौन सी है? यूएसए। तो ट्रेड वॉर चाहे यूएसए चाइना के बीच में हो, ट्रेड वॉर चाहे चाइना इंडिया के बीच में हो, इन एनी केस इन्वेस्टर्स विल ट्राई टू मूव टू सेफ हेवेंस। तो उन्होंने यही किया। उन्होंने जितने उनके ज्यादा से ज्यादा पोर्टफोलियोज इंडिया से निकाल करके और बाकी देशों से निकाल करके यूएसए में लगा दिए। तो इस तरह से शॉर्ट टर्म में हमारा लॉस हुआ, बट अगेन जैसा लाइक सम ऑफ यू सेड, लॉन्ग टर्म में हमारा फायदा हुआ, क्योंकि अ लॉट ऑफ कंपनीज आर नाउ विलिंग टू कम टू इंडिया, राइट? सो ये आंसर सुनने के बाद आई गॉट टू नो दैट सम ऑफ यू कैन थिंक कि like how to think like an how to think logically, right? So we will move to the next slide. That is the key objectives of this workshop. So we will talk about the basic economic terms, और हम कोशिश करेंगे अपने आसपास की इकोनॉमिक्स को देखने का, राइट? कि छोटी छोटी चीजें हाउ डू दे इम्पैक्ट द इकोनॉमी। एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द हाउसिंग क्राइसिस ऑफ 2008 एंड एपीजे अब्दुल कलाम का विजन 2020।
the resources that you should follow to get good at economics. So what is economics? Rather, when you hear the word economics, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? ये चैट पर लिख सकते हो फटाफट. इकोनॉमिक्स सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? हेलो, आई एम ऑडिबल ना? बिजनेस में बेनिफिट्स कैसे क्रिएट किया जाए करंट कंडीशंस के हिसाब से. ओके, बेनिफिट. एनीथिंग एल्स? बिजनेस और क्या क्या कीवर्ड्स याद आते हैं जब तुम इकोनॉमिक्स के बारे में सोचते हो? तो मनी किसी के दिमाग में आता है? Science which deals with the flow of money. Very good. Money is a keyword. जब तुम इकोनॉमिक्स के बारे में सोचते हो, then it comes to your mind, right? तो आज इसी पे हमें बात करना है कि इकोनॉमिक्स क्या सिर्फ मनी तक ही लिमिटेड है और इट इज बियॉन्ड इट, राइट? सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट प्रिंसिपल कि इकोनॉमी कम्स फ्रॉम ओइकोनोमिया. Oikos is household, nomia is custom or law. That is rule of management of a household. Rule of management of a household. Now think, look at the beauty of this line. कहीं भी money word नहीं है, कहीं भी business word नहीं है. It is only a rule of management of a household. Now household can be any entity, right? तो जो हमारा perception है कि to relate economics with money, वो हमें तोड़ना होगा कुछ देर के लिए. Economics is actually the study of people and their choices, right? Now your parents spending on you for your better future, on your education, right? So udhar directly money ka concept kahin nahi aaya. It is about their choices. At times you might choose your passion over a very good job. Maybe you have an option ki you can be a guitarist or you can be a software developer at Google, but you choose your passion to be a guitarist, right? So that is also economics because you are choosing something. Now you got to know economics. The next question is why to study economics, right? So the answer is scarcity. We have infinite wishes but finite resources, so we need to learn how to manage things, right? And second is the opportunity cost. Now opportunity cost in simple term is can be things you gave up today to attend this workshop, right? और अगर मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अच्छे से एक्सप्लेन करना हो तो आई विल से द थिंग दैट इज ऑन योर स्क्रीन. मे बी अगर तुम मोबाइल पर मीट देख रहे हो तो माइट बी कि सम ऑफ यू मस्ट बी ओपनिंग व्हाट्सएप राइट नाउ एंड चैटिंग विद योर फ्रेंड्स, राइट? तो उस टाइम पे मे बी टू रिप्लाई दैट नोटिफिकेशन दैट हैज अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज कंपेयर टू looking at the presentation. हाँ, तो this is opportunity cost. Time is limited. You can do only one thing at a time. So whenever you do something, at that time you lose the opportunity to do a lot of things, right? Is it clear? Any doubts till now? कोई हाँ ना बोल सकते हो? कोई एक anyone can volunteer. Okay, so since no reply, so I will move ahead. The third is branches of economics. Now we know that it is people's choice, but हर चीज में classification होता है, and like that here also economists tried to classify it in microeconomics and macroeconomics. Now when I talk about microeconomics, then it focuses on individual economic decisions. Individual का economic decision. Now focus on this word individual. इस word individual का नाम है, meaning है me, you, an individual entity, a family, a household, or you can say a firm. Even अगर तुम्हारी छोटा startup है, company है, that will also count into microeconomics, right? And macroeconomics, again, it will focus on bigger things, focuses on understanding the changes in aggregate business environment, कि overall क्या क्या changes आ रहे हैं, right? So you all got to know कि micro क्या है, macro क्या है. There is not means there are a lot of places where both of them coincide, so they are mutually like they are completely exhaustive but they are not mutually exclusive. I mean at times you can find an intersection. So the next thing is economics of supply and demand. Now majority of economics is based on supply and demand. You can see this curve. Now anyone wants to guess what is P and Q?
P is supply and Q is demand. Like Q is demand, Q is quantity actually, and P is price, right? So here you are having two curves. The violet one is for supply, the red one is for demand. ठीक, अभी we will only focus on D1 and S. ठीक, तो देखो जब प्राइस बहुत हाई है ऑफ एन आइटम, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट अनियंस, प्याज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक, जब प्याज का प्राइस बहुत हाई है तो उसका डिमांड क्या है, बहुत कम क्वांटिटी है, राइट? बट जैसे जैसे प्राइस कम होता जा रहा है, सबको प्याज खानी है, तो उसका क्वांटिटी जो है, दैट इज डिमांड, जो बढ़ रहा है ना। तो जब प्राइस बहुत कम हो गया, देन क्वांटिटी हैज इंक्रीज वेरी मच, दैट डिमांड इज हैज इंक्रीज, राइट? और सप्लाई जैसे इसका रिवर्स है, जब प्राइस बहुत ज्यादा है ना, प्राइस बहुत ज्यादा है, तो फार्मर्स क्या सोचेंगे कि वी शुड ग्रो मोर एंड मोर अनियंस, राइट? तो मार्केट में अपने आप क्या ज्यादा हो जाएगा, सप्लाई ज्यादा हो जाएगा। बट जब प्राइस बहुत कम हो जाएगा, मतलब जब प्राइस बहुत कम हो गया, सपोज इस प्राइस पे अनियन बिक रही है, तो क्या होगा, फार्मर सोचेंगे कि रादर देन अनियंस मैं कुछ और कल्टीवेट कर लेता हूँ, तो दे विल गिव दैट थिंग और सप्लाई अपने आप कम हो जाएगा। तो you can understand that how the dynamics are changing, right? Now at the point where these two things intersect, this is the equilibrium point, कि Q1 क्वांटिटी के लिए अपने को P1 प्राइस रखना चाहिए। सो अगर ये 1 किलो प्याज है तो 1 किलो का अपने को P1 प्राइस पे बेचना चाहिए, ठीक? अब किसी के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया कि व्हाई दिस कर्व इज इंक्रीजिंग, मतलब मे बी ये लीनियर क्यों नहीं है? जैसे 5 किलो प्याज अगर 200 रुपए में है, तो 10 किलो प्याज 400 रुपए में होना चाहिए ना। तो ये लीनियर भी हो सकता था ग्राफ, हाँ, ये भी हो क्योंकि सकता था। इकोनॉमिक कंडीशन सबकी सही एक ग्राफ के हिसाब से नहीं होती है। अगर जैसे प्राइस कम हो रहा है तो काफी लोगों को के रीच में आएगा। ओके, वेरी गुड अटेम्प्ट। बेसिकली ये वेरी करता है, मे बी मैं 5 किलो प्याज 200 रुपए में बेचूं और 10 किलो प्याज 300 रुपए में बेचूं, मेरा फायदा हो रहा है, तो ये ग्राफ अपने अपने हिसाब से उस तरह का शेप ले लेगा, राइट? तो इस वजह से यहाँ पे इंक्रीजिंग है, क्योंकि नेट पे जब तुम चेक करोगे यू विल फाइंड सम लीनियर ग्राफ्स एज वेल, राइट? अगर एक क्वांटिटी का प्राइस x है तो 10 क्वांटिटीज का प्राइस 10x होगा, तो वो लीनियर होगा, बट यहाँ पे नहीं है। अब क्या होता है कि सपोज तुम्हारा डिमांड जो है दैट इंक्रीजेस फ्रॉम D1 टू D2, तुम्हारा डिमांड बढ़ गया। अब तुम्हारा डिमांड बढ़ गया मतलब सबको प्याज खानी है, तो क्या होगा, देखो तुम्हारा इक्विलिब्रियम जो है वो भी बढ़ गया, मतलब ये इक्विलिब्रियम यहाँ से अब यहाँ पहुंच चुका है ना, राइट? और मे बी मैं बोलूं कि अगर 1 किलो प्याज का पहले प्राइस P1 था, तो 1 किलो प्याज का प्राइस हो चुका है ये, दैट प्राइस हैज इंक्रीज ना। तो थिंग्स रन लाइक दिस, बट क्या आता है, इसके डायनेमिक्स रुकते नहीं है, ये छोटी छोटी चीजों के इम्पैक्ट चले जाते हैं। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा पता है? इसका इम्पैक्ट जाएगा फार्मर्स पे। उन्हें क्या दिख रहा है, उन्हें दिख रहा है प्याज कल्टीवेट करने में इंसेंटिव। उन्हें लगता है कि प्याज के दाम बढ़े, अगर हम प्याज बोएंगे तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो क्या करेंगे, सप्लाई चेंज कर देंगे। तो जैसे ही तुम्हारा डिमांड बढ़ा, सप्लाई भी अपने आप बढ़ जाएगा, और जैसे ही डिमांड सप्लाई को मैच कर देगा, अगेन प्राइसेस नॉर्मल हो जाएंगे, राइट? तो इस तरह से वी बिलीव दैट सप्लाई एंड डिमांड बैलेंस ईच अदर टू क्रिएट एन इक्विलिब्रियम, और द रीजन बिहाइंड दिस इज इंसेंटिव्स, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें फायदा है, तो वी विल डू दिस। हाँ, अब इंसेंटिव्स से ही एक इकोनॉमिस्ट है, एडम स्मिथ, who is also known as the father of modern economics, right? तो he gave this theory of individual hand of capitalism, जिसमें बेसिकली है कि एक कैपिटलिस्ट कॉर्पोरेट होगा, पर्सन होगा जो अपने फायदे के लिए अपनी कंपनी ओपन करेगा, और वो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से चलेगा, बट सब्सिक्वेंटली उससे सबका फायदा होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी ओपन करेगा तो लोगों को जॉब मिलेगी, एंड उससे उनको सैलरी मिलेगी, एंड दे विल स्पेंड, तो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। तो दिस वर्ल्ड जो इंसेंटिव लिखा है यहाँ पर, डोंट टेक इट लाइटली। आई मीन अ लॉट ऑफ थिंग्स वर्क अपॉन इंसेंटिव्स, बिकॉज अगेन इकोनॉमिक्स इज पीपल्स चॉइसेस, सो यू माइट फाइंड कि कोडिंग से यू कैन गेट अ बेटर जॉब, अ हाई पेइंग जॉब, तो हियर इंसेंटिव इज टू कोड, सो यू विल कोड, राइट? तो क्या होगा, मार्केट में अपने आप सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। डिमांड अगर डिमांड नहीं बढ़ी, देन देयर माइट बी चांसेस कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स अपनी जॉब लूज कर दें ना। तो दिस इंसेंटिव वर्ड इज वेरी हैवी वर्ड, इसको दिमाग में रखना, ठीक?
तो हमने बात कर ली इकोनॉमिक्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, एंड वी गॉट टू नो कि ऑन पेपर सप्लाई विल मैच डिमांड एंड इट थिंग्स विल बी बैलेंस. मतलब कभी ना कभी एट द एंड ऑफ द डे दे विल बी बैलेंस और देयर विल ऑलवेज बी समथिंग लाइक दिस. बट थिंग्स आर नॉट लाइक दिस इन रियलिटी. अब मैं तुम्हें 2 प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस बताऊंगा, ठीक. One is when you think about your college, so what do you think? There is demand of communication skills or not? Like if I ask you to rate the demand of communication skills, तो क्या लगता है communication skills की कितनी demand होगी? Anyone? Very high, right? हाँ, तो communication skills का बहुत ज़्यादा demand है अपने college में. But then you think of supply. Now, क्या लगता है? How many institutions are there in your college which are teaching you communication skills? Supply है अपने college में इतनी? नहीं, शायद नहीं है. तो तुम्हें समझ में आता है कि इस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, राइट. तो तुम क्या करो, तुम सप्लाई दे दो, एंड व्हेन सप्लाई विल मीट डिमांड पीपल विल कम टू यू, राइट. सो एससीएस ने भी एक ऐसा इनिशिएटिव लॉन्च किया विद द नेम स्पीक अप, राइट. तो हियर what they did, they will hold regular group discussions, right. So initially like 500 people joined over the Discord server, ठीक. तो तुम्हें पता था कि डिमांड है तो इतना तो आना ही था. बट व्हेन यू लुक एट द रेगुलर डिस्कशंस, तो मुश्किल से 5 या 10 लोग आते हैं. तो you think like from 500 people only 5 to 10 attend in a day. तो it creates a question कि जो on paper supply and demand है, is it the only thing, like when you relate it to real life, क्या यही है? तो it is not. Maybe उस दिन तुम्हें 5 या 10 से ज्यादा लोग लाने के लिए you need urgent demand because they know कि they can improve their communication skills anytime. Maybe शायद इसलिए demand नहीं आता, urgent demand नहीं होता उतना, right. Second option is, again, I will give a very contrasting example, and that is go back in time 10 years. ना, तो उस time पे have you ever thought कि there might be some person who will speaking that we will go and colonize Mars? नहीं ना. मतलब, and even अभी भी सोचो तो क्या लगता है, there is any demand to have a colony on Mars? Any urgent demand है क्या? ओके, नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है ना. मे बी फ्यूचर में हो सकता है, बट द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन करेंटली एलन मस्क, ही केम विद दैट विजन कि वी विल कॉलोनाइज मार्स, राइट. तो नाउ यू कैन सी कि उसका डिमांड कोई अर्जेंट डिमांड नहीं है, अर्लियर सप्लाई भी नहीं था. ही केम विद द सप्लाई, द डिमांड हाइप्ड इटसेल्फ, एंड currently you see him as the world's richest person. So supply and demand do balance itself on paper, but in real life there can be a lot of changes, right. So this is something I wanted to relate it with real life. So got it. Can anyone confirm am I moving too fast? No, speed is right. Okay, so you all are getting my points, right? Yes. Okay, cool. तो अगला क्वेश्चन थोड़ा और इंटरेस्टिंग करते हैं, द डायमंड वाटर पैराडॉक्स, ठीक. तो डायमंड वाटर पैराडॉक्स इज बेसिकली व्हाट इज एसेंशियल फॉर लाइफ, डायमंड और वाटर. डेफिनेटली वाटर इज मोर एसेंशियल फॉर लाइफ एज कंपेयर टू डायमंड, राइट. बट जब तुम्हें पानी पीना होता है, व्हेन यू फील थर्स्टी, तुम जाते हो, यू ओपन द टैप एंड यू टेक द वाटर, राइट. इट इज एज सिंपल. बट व्हेन यू हैव टू परचेज डायमंड, then you have to think because it is costly. So this is one of the problems that Adam Smith faced during his time, and he called it how to do valuation of human preferences. कि human जो prefer कर रहा है, human will prefer diamond or water, मैं उसको evaluate कैसे करूँ, how I can give it a number, because both of the things are subjective, condition के हिसाब से change होगा, right. So this was the question that haunted Adam Smith a lot. He found one solution, but he never reached a clear solution. तो उनका solution था the labor theory of utility. Now the labor theory of utility says that price of good should reflect the amount of labor and resources used to bring it in the market, right. तो लेबर थ्योरी ऑफ यूटिलिटी कह रहा है कि जो गुड है उसका कॉस्ट उतना ही होना चाहिए जितना उसके पीछे लेबर है और जितना उसके पीछे रिसोर्सेज स्पेंड किया गया उसे मार्केट में लाने के लिए. मतलब अगर डायमंड को माइन करके लाया जा रहा है तो उसके पीछे लेबर कॉस्ट, उसको कट करने में, उसको
उस तरह का शेप देने में, प्लस उसके पीछे जो मशीनरी खर्च हुई है, उन सब का कॉस्ट मिला के डायमंड का कॉस्ट रखना चाहिए, राइट। और वाटर जो है, वाटर तो सरफेस पे अवेलेबल ही है, तो पाइपलाइन कॉस्ट वगैरह ही है। तो इस तरह से उन्होंने बोल दिया कि diamond costs more than water. So what do you think? Is this explanation satisfactory? कुछ कोई फ्लॉ दिख रहा है तुम्हें इसमें? नहीं मतलब ठीक ही है। वेरी गुड, ओके। हाँ, तो एक्चुअली एक छोटा सा फ्लॉ है इधर कि the question is, are all high cost goods really that difficult to produce? मतलब if you think about the products of a company named Gucci, right? तो उनके प्रोडक्ट्स क्या सच में सच में इतने टफ है प्रोड्यूस करने के लिए जितने कॉस्ट पर वो बेचते हैं? या मे बी यू गो फॉर एन एडवेंचर और तुम्हें वहां पे एक डायमंड मिल जाता है, लाइक नेचुरल डायमंड, जैसे तुम मार्केट दैट इज रेडी टू सेल इन मार्केट, तो क्या उसका प्राइस कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए बाकी डायमंड से? अगेन क्वेश्चन आ गया ना कि शुड इट बी मोर और लेस? तो दिस वाज वन ऑफ द फ्लॉ दैट वी फाउंड, और इसका आंसर जो निकाला दैट वाज फाउंड बाय 3 इकोनॉमिस्ट इंडिविजुअली, एंड दैट वाज थ्योरी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. नाउ फर्स्टली यू ऑल कैन रीड द डेफिनेशन. मैंने कॉपी पेस्ट किया बिकॉज इट वाज रियली गुड. Source is written here. So a marginal benefit is a maximum amount a customer is willing to pay for an additional good or service. It is also the additional satisfaction or utility that a consumer receives when the additional good or service is purchased. The marginal benefits for a consumer tends to decrease as consumption of the good or services increases. तो theory of marginal utility basically है कि you purchase a cone of ice cream, तुमने वो खा लिया. Suppose you purchase it for ₹20. तुमने एक और आइसक्रीम खरीदा, एक और आइसक्रीम खा लिया, 2 आइसक्रीम खा चुके हो और उनका टेस्ट काफी अच्छा था. When you purchase the third one, maybe वो अब कम टेस्टी लगे, फोर्थ वन थोड़ा और कम टेस्टी लगे, और जब तुम 10 आइसक्रीम खा चुके हो तो 11वीं तुम्हें बिल्कुल खाने का मन ही ना करे, राइट? तो सेम आइसक्रीम है, सेम प्राइस है, बट टाइम टू टाइम तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो कम होता जा रहा है, या जो तुम्हें उससे मिलने वाली यूटिलिटी है दैट इज डिमिनिशिंग, राइट? तो ये था इसका सोल्यूशन, फाइनल सोल्यूशन. और यही एक रीजन हो सकता है कि क्यों 3 आइसक्रीम के बाद मे बी चौथी आइसक्रीम का प्राइस जो है वो कम कर दे, 20 से 15 रुपए कर दे शॉपकीपर, बिकॉज अल्टीमेटली तुम्हारे लिए, फॉर यू, उसकी प्राइस कम हो ही चुकी है. तो इन इकोनॉमिस्ट ने बोला कि इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ all diamond versus all water in the world. It is the question of single diamond, right? तो अगर मैं तुम्हें रखूं in the center and now I think, तो मेरे लिए डायमंड, तुम्हारे लिए डायमंड का मार्जिनल यूटिलिटी, मे बी पहला डायमंड खरीदने का मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन अ ग्लास ऑफ वाटर. तो दिस इज द अल्टीमेट सोल्यूशन दे फाउंड कि क्यों महंगा पड़ सकता है as compared to water. So हाँ, next थोड़ा सा चेंज होगा कि like you all see a lot of services provided by private companies, but private companies do not provide all kinds of services. So the question arises कि what are the kinds of services not to expect from private companies? So the answer is simple: pure public goods. These are goods and services that are non-rival in consumption and non-excludable. So 2 words हैं basically यहाँ पे, एक है non-rival, एक है non-excludable. किसी को पता है इसका मीनिंग पहले से? Actually, I know the meaning of non-excludable. हाँ, so go on, you can tell this. For example, the street lights are non-excludable. No one can decide who can use street lights and who cannot. So no one can exclude anybody. Yeah, that is a very good point. मतलब कुछ ऐसी चीजें जिससे we cannot exclude people, right? और जहाँ पे हम लोगों को exclude नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे प्रॉफिट कमाना will be tough for a private company. हाँ, तो this is the reason that cinema halls are private. क्योंकि वहां पे दे क्रिएट राइवलरी कि सिनेमा हॉल में 200 सीट ही हैं. अगर तुम एक सीट ले लेते हो देन देयर विल बी लेफ्ट 199. हाँ,
मतलब एक सीट कम हो गई। अगर तुम 200 सीटें ले लेते हो तो कोई दूसरा बंदा हॉल में एंटर नहीं कर सकता है, राइट? तो वहां पर राइवलरी है, इट मींस दैट यू हैव टू पे। सिनेमा हॉल में और क्या है? सिनेमा हॉल में एक्सक्लूडेबिलिटी है, मतलब तुम अंदर तभी जा सकते हो जब तुम्हारे पास टिकट होगा, राइट? तो राइवलरी इन कंजम्पशन एंड एक्सक्लूडेबिलिटी आर टू फैक्टर्स जिसकी वजह से प्राइवेट कंपनीज क्या करती हैं, प्राइवेट कंपनीज काम करती हैं, मतलब प्राइवेट कंपनीज दे वर्क। और जहाँ पे दोनों चीजें नहीं होती हैं, वो गुड्स क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड एज प्योर पब्लिक गुड्स, लाइक ही टोल्ड की स्ट्रीट लाइट्स। हाँ, तो सिमिलरली एक गैस पाइपलाइन का एग्जांपल हो सकता है। ना खुद सोचो कि गैस पाइपलाइन कोई प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं देना चाहेगी? ओके, सो ये मैं थोड़ा अच्छे से बताता हूँ। हाँ, तो इफ यू थिंक फॉर अ लोकेलिटी, दिस इज कंपनी ए, तो उसने पाइप्स ऐसे डाल दी और वो हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3 को गैस दे रहा है, ठीक? उसी लोकेलिटी में देर इज कंपनी बी जो हाउस 2, हाउस 5, हाउस 6, हाउस 7 को दे रहा है, ठीक? उसी लोकेलिटी में एक और कंपनी ने पाइप डाल दी जो हाउस 8, 9 और 10 को गैस दे रहा है, राइट? तो यू रियलाइज कि एक ही लोकेलिटी में 3 अलग अलग कंपनीज पाइप डाल रही हैं, बट वो उस पूरे नेटवर्क का फायदा उठा नहीं पा रही हैं, राइट? उनको लॉस हो रहा है ना। तो कोई भी प्राइवेट कंपनी क्या करना चाहेगी? नो, वो क्या कर लेंगे? अपना हाथ पीछे कर लेंगे। तो अल्टीमेटली सीन क्या होगा? अल्टीमेटली सीन ऐसा कुछ होगा कि सिर्फ एक ही हो वहां पर, बट जहां पर सिर्फ एक होगा वहां पर मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। तो अपने हिसाब से प्राइसेस इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं ना। तो अल्टीमेटली जो कंज्यूमर, उसे परेशानी हो सकती है। तो फाइनली ये काम कौन करता है? ये काम करता है गवर्नमेंट, ये काम करती है गवर्नमेंट, राइट? तो दिस इज द रीजन कि ऐसे कुछ चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल प्योर पब्लिक गुड्स, जिन दैट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्राइवेट कंपनीज, और वो पड़ जाता है गवर्नमेंट का काम टू प्रोवाइड यू, राइट? हाँ, तो इसी पे एक फॉलो अप क्वेश्चन आता है कि तुमने सुना होगा द गवर्नमेंट्स डिसइन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ पब्लिक कंपनीज, recent government disinvestment plan, companies like BPCL, etc. तो क्या लगता है, ये अच्छा है या बुरा है? पूरा बुरा। और एनी रीजन रिगार्डिंग दैट? बिकॉज अगर कोई जैसे टेलीकॉम में अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं रहेगी तो फिर वो प्राइस को बहुत आसानी से जो कंपनीज है प्राइवेट कंपनीज आराम से जमा सकती है, अपने हाई प्राइसिंग कर सकती है। ओके, और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पे लॉस होता है जैसे कि हिली एरियाज जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न या फिर कश्मीर रीजन है, वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड ही नहीं करती है सर्विसेज मोस्टली। तो ये भी एक रीज़न है। ओके, ठीक है। मतलब इट वाज अ गुड ट्राई। वेल, पहला पहला जो हिंट है, दैट इज जो बिजनेस एक्सपर्ट्स हैं, ये इसे एज अ रिफॉर्म कंसीडर करते हैं, बिकॉज व्हाट दे थिंक इज कि गवर्नमेंट का काम नहीं है बिजनेस चलाना, ठीक? सेकेंडली, द थिंग यू सेड कि ऐसे कुछ हिली एरियाज हैं जहां पर प्राइवेट कंपनीज क्यों नहीं जाएंगी। तो इस लाइक इफ यू नो, तो फेसबुक क्या करता है? फेसबुक कंट्रीज में इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है ऑन द टर्म्स कि वो लॉग इन करें थ्रू फेसबुक, सिर्फ अपना नेटवर्क एक्सपैंड करने के लिए। तो कंपनीज आर रेडी टू डू दैट। तो अगेन ये आंसर वी कैन नॉट give a correct answer for this because that time can only tell us, right? But according to business experts, it is a reform because they believe government का काम है to run the country, the administration, not to run businesses. And companies like BPCL etc, they think कि oil में इतना future नहीं है, so maybe that's why disinvestment is a good option for now. So we will move on to the next one. Again, that iska correct answer we will get to know with time, right? Now the economic cycle. So you all know about this. It is very basic that you are the households. So maybe your father is earning income from firms,
and then the same household spends on the product produced by that firm, or maybe you collect the money, you have savings, or through some financial intermediaries you invest it again in the firms, right? So it is very very cyclic in nature. हाँ, तो कहीं पर भी कोई सा भी break आया, then the whole process will stop. We will learn more about the financial intermediaries and instruments in the next slide. So now the financial instruments, since a lot of you must be knowing it already, let's have a quick recap. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं कि लोन बाय द पब्लिक टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट विल इशू सम सिक्योरिटीज, मींस अ पेपर डॉक्यूमेंट कि if you are giving us this much, then we are responsible to repay it, right? तो चूंकि गवर्नमेंट है, therefore it's almost risk free. तो if you are someone जिसे बहुत ज्यादा रिस्क अच्छा नहीं लगता है, then you can invest in government securities. But again, जहाँ ज्यादा रिस्क नहीं है वहाँ पे रिटर्न कम है ना. तो as the government is not expected to default on periodic payment of interest, therefore return is low. Second one is debenture. Now debenture is loan given by public to the private firms, not government, to the private firms. Now private firms, there are risk involved. Matlab, if you compare it with governments, then there will be risk involved, therefore return will be higher. So people balance among the two. Third one is gold bonds and other precious metals. Stocks, you all must be knowing, shares of firms which collectively constitute the ownership capital of the firms. और जो stocks पर तुम्हें returns मिलता है shareholders को, that is called dividend. You also have the option for mutual funds. टीवी पर काफी सारे एड्स देखे होंगे. तो म्यूचुअल फंड्स जैसे कि जो कंपनी के स्टॉक्स होते हैं, दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव और मे बी उसमें रिस्क ज्यादा होता है. तो म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं? दे पूल अप द रिसोर्सेज, मे बी 10 to 20 इन्वेस्टर्स, दे कैन पूल अप देयर रिसोर्सेज, और उसे क्या करेंगे? उसे एक इंस्टीट्यूट इट विल इन्वेस्ट वाइजली इनटू डिफरेंट investing options. The last one is PF, PPF, Public Provident Fund. ये tax deductible investment options होते हैं. इन्हें invest करोगे then you do not like tax deduct नहीं होता है. I mean tax deduct हो जाता है, right? So since we talked about financial instruments, so let's talk about banks. Now banks, you all know, right? सबसे अच्छे से or maybe the first thing you got to know about economics is related to banks only. So this is an institute that redistributes money according to need, and they use the same rupee 100 times. Maybe 100 is less. Now we will see how they use it 100 times, right? So maybe this is Manish, right? And Manish ने अपने अकाउंट में जमा किया 10 lakh rupees. हाँ, तो मनीष ने ये सबमिट कर डिपॉजिट कर दिया. नाउ उसे कोई काम नहीं है. सो व्हाट द बैंक विल डू, बैंक के पास तो रखा है तो बैंक को ले लेगा, और मे बी उसने 10 लाख का लोन दे दिया किसी को. ठीक, उसने 10 लाख का लोन दे दिया टू पर्सन ए. अब पर्सन ए को भी उसने 10 लाख का लोन दे दिया, बट अगेन बैंक्स क्या है? बैंक्स को तो सिक्योर रहना है, क्योंकि वो मनीष का पैसा ऐसे अचानक से किसी को नहीं दे सकता है. तो वो क्या करेंगे? वो ए को कहेंगे कि ए, आई कैन नॉट गिव यू 10 लाख एट वंस. तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें अपना एक अकाउंट खोलना होगा. ठीक, आई विल गिव यू 1 लाख फॉर दिस मंथ, मे बी हाउस लोन के लिए दिया है, और उसमें बचे हुए 9 लाख डिपॉजिट कर दो, और वो तुम मंथ बाय मंथ निकाल सकते हो. ठीक, तो 9 लाख आ गए, 9 लाख रुपीस आ गए एक ही अकाउंट में. ठीक, अब क्या करेगा बैंक? अब बैंक करेगा कि वो 9 लाख से उसने दे दिया लोन टू अ पर्सन बी, सपोज 8 लाख का लोन. हाँ, एंड देन इट विल रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन. सो तुम्हारा पैसा, I mean, when you check your account balance, then you get to see that like Manish will see 10 lakh, but it is revolving throughout the world, and it is simultaneously helping A, B, C, D, and so on. So banks play a lot of a very big role, right? But at the same time, ये process सब पे depend हो रही है. तो अगर कोई भी default करता है, maybe B default कर देता है, ठीक,
और ये अमाउंट सपोज बहुत ज्यादा है, सपोज ये है विजय माल्या, ठीक, तो बी ने डिफॉल्ट किया और वो भाग गया। अब कल को ये न्यूज़पेपर में आएगी, तो क्या होगा, मनीष आएगा और मनीष विल बी लाइक कि मेरे पैसे कहाँ गए। मनीष बैंक के पास आएगा ना पैसे मांगने, ही कैन नॉट गो टू विजय माल्या एंड थिंग्स विल बी यू नो messy, right? So the whole banking system is connected, right? So this is what banks do. They take from those who have excess and give to those who have need of it, right? तो अब इतना सब कुछ हो रहा है, then there should be someone to keep a watch ना, क्योंकि it is a very big cycle. तो in India, as you all know, RBI, it is the watchdog. तो RBI क्या करता है, RBI uses some of its instruments to control the money supply, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा मार्केट में रहेगा इट विल डिफाइन कि कितना इन्फ्लेशन होगा, या लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, दे विल टेंड टू बाई मोर, तो प्राइसेस अगेन विल राइज। तो ये सारा आरबीआई कंट्रोल करता है थ्रू मनी सप्लाई। और पहला इंस्ट्रूमेंट है सीआरआर, विच कंपेल्स बैंक्स टू कीप मोर डिपॉजिट्स एंड रिड्यूसेस देयर लेंडिंग पावर। सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, राइट? तो अब बैंक ने मनीष का पैसा ले लिया, बट आरबीआई को पता है कि इफ सम इंसिडेंट लाइक दिस हैपेंस, कि कोई पर्सन डिफॉल्ट कर जाता है, देन देयर माइट बी अ प्रॉब्लम। तो इट फोर्सेस द बैंक टू कीप सम अमाउंट ऑफ कैश, सम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विद द आरबीआई की इस सिचुएशन में, सो दैट मनीष कैन बी हेल्प्ड, राइट? Second is increasing SLR, which compels banks to keep more securities. Hence, they park their funds with governments for more securities and bonds. So, second is statutory liquidity ratio, and it is again the same thing like CRR. बस इधर क्या है, you will park securities. Securities हो सकते हैं in the form of gold, in the form of maybe A ने लोन लिया था, होम लोन, तो ए का जो घर के पेपर है, द हाउस पेपर, राइट, इट कैन ऑल्सो बी द सिक्योरिटी। तो इस तरह से इट कीप सिक्योरिटीज। हाँ, थर्ड इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। एक डाउट क्या? था, हाँ बिल्कुल। मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आपने बोला आरबीआई के पास पैसा जमा करती है बैंक, हाँ, अब जैसे विजय माल्या ने डिफॉल्ट कर दिया, लोगों के पैसे तो चले गए, पर जो आरबीआई के पास पैसा जमा है वो बैंक ने कहाँ से लाके दिया आरबीआई को? ओके, अच्छा, हाँ, हम थोड़ा सा भूल गए, क्योंकि वो भी ऐसे बहुत बड़ा अमाउंट होगा ना। बिल्कुल। जैसे मनीष ने जब 10 लाख जमा किए थे, तो बैंक ने तुरंत ही कुछ अमाउंट निकाल लिया, क्योंकि उसे पता है कि मनीष को भी का काम हो सकता है, और उसे पता है कि उसे आरबीआई के पास भी रखना है, तो बैंक इतना देखकर चलता है, राइट? अब कुछ बैंक होते हैं, कभी कभार बैंक ग्रीड में आ जाते हैं ना, तो वो ये काम नहीं करते हैं, वो ये चीज नहीं रखते हैं, और वो ये प्रोसेस शुरू कर देते हैं, ठीक? और तुम्हें पता है प्रैक्टिकली चेक्स एंड बैलेंसेस इतना इजी नहीं है कि कोई ना कोई जाकर देखे कि हाँ इन्होंने इतना रखा है कि नहीं रखा। तो वो 1-2 साल बाद पता चलता है कि हाँ इस बैंक ने इतना इतना घपला किया था, राइट? तो दिस इज द सिचुएशन। तो मतलब जो जैसे किसी ने 500 करोड़ का घपला कर दिया, पर बैंक सिर्फ आरबीआई उसको जो लौटाएगा वो 100 करोड़ के आसपास ही हो सकता है। हाँ बिल्कुल, एक लिमिट होती है, मे बी शायद 1 लाख तक की लिमिट होती है, मतलब मेरे अकाउंट पे शायद इतना ही लिमिट है, आई डू नॉट रिमेम्बर, बट देयर इज सम लिमिट, क्योंकि वो तुम्हें पूरा वापस नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके फिर दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे उस जगह पर, ठीक? आरबीआई एक और चीज करता है, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक? अब क्या हुआ कि मार्केट में मनी सप्लाई बहुत बढ़ गई, लोगों के पास पैसा ही पैसा है, तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई बाहर आएगा और वो कहेगा ये मेरे सिक्योरिटीज हैं, ये मेरे बॉन्ड्स हैं, तुम खरीदो मुझसे, ठीक? तो लोग क्या करेंगे, वो खरीदना चालू कर देंगे, क्योंकि वो आरबीआई के हैं, मतलब इट इज सेफ टू इन्वेस्ट, राइट? तो इस तरीके से मनी सप्लाई कम हो जाती है मार्केट में। और इसका अपोजिट, जब मनी सप्लाई कम हो तो आरबीआई क्या करती है, नाउ आरबीआई नीड्स टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, राइट? लोगों के हाथ में पैसा जाए, तो आरबीआई लोगों को लोन देती है,
हाँ, या उन कंपनीज के सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स खरीद लेती है, तो मनी सप्लाई अपने आप बढ़ जाता है। नाउ फॉर अ हेल्दी इकोनॉमी, एक हेल्दी को ब्लू कलर से शो करते हैं ना, ग्रीन कलर से, इट विल बी बेटर, राइट? फॉर अ हेल्दी इकोनॉमी द लेवल शुड बी समथिंग लाइक दिस। तो आरबीआई का काम होता है टू बैलेंस इट, राइट? तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस इज अगेन वन ऑफ द वे टू डू दिस। द फोर्थ वन इज रेपो रेट। अब क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं वो दे ऑल्सो टेक लोन्स एंड दे टेक लोन्स फ्रॉम आरबीआई, राइट? तो अगर वो आरबीआई से लोन ले रहे हैं तो आरबीआई गिव्स देम द लोन एट सर्टेन इंटरेस्ट रेट, मे बी 4%, 3%, समथिंग लाइक दिस। तो आरबीआई इसको भी घटा बढ़ा सकता है। अभी आरबीआई चाहता है कि बैंक ज्यादा लोन दें, तो क्या करेगा आरबीआई? आरबीआई अपना रेपो रेट कम कर देगा, वो बैंक्स को सस्ते पे लोन देगा। तो लोग क्या करेंगे? दे विल टेक लोन एंड लेंड इट टू पब्लिक, राइट? तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगेन अ क्वेश्चन, अगर आरबीआई, if RBI decreases the repo rate so that money supply increases in market, हाँ, तुम्हें समझ में आ गया कि कैसे कर रहा है आरबीआई? सो डू यू थिंक इट वर्क्स इफेक्टिवली? मतलब दोज हु रीड आर्टिकल्स, उन्हें पता है कि इट डज नॉट वर्क। आरबीआई क्या करता है? वो गिराता चलता है रेपो रेट, बट बैंक्स आगे लेंडिंग नहीं करते हैं। तो एनीवन वांट्स टू आंसर दिस, या कोई रीजन सोचना चाहते हो तुम? एनीवन? ट्रस्ट इशू रह जाता है कई बार। ट्रस्ट इशू, वेरी वेरी गुड। तो हाँ, मे बी बैंक्स हम थोड़ा, सिंपली हाँ हाँ, रिपीट रिपीट रिपीट। बैंक्स ग्रीडी हैं। बैंक्स ग्रीडी हैं, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। हाँ, तो इसका एक्चुअल आंसर यहाँ पर है। सपोज मनीष ने पैसे रखे फिक्स डिपॉजिट में, ठीक? पहले समझ लेते हैं कि आरबीआई ने किया क्या। अगर आरबीआई का पहले 4% पे आरबीआई बैंक्स को लोन दे रहा था, तो उसने क्या किया? परसेंटेज कट किया, इसे कहते हैं बेसिस पॉइंट्स, राइट? तो उसने अगर 75 बेसिस पॉइंट से कम किया, तो अब जो हो जाएगा वो जाएगा 3.25। हाँ, तो 3.25 पे बैंक्स लोन ले सकते हैं। बट बैंक्स क्या करेंगे? बैंक 75 बेसिस पॉइंट नहीं, मे बी 20 बेसिस पॉइंट कम कर दें, या और कम, और ज्यादा लेंडिंग ना करें। तो उसका रीजन यहाँ पे आता है कि मनीष ने क्या किया? मनीष ने फिक्स डिपॉजिट में डाला, बैंक ने कहा कि मैं तुम्हें 8% इंटरेस्ट दूंगा ईयरली, राइट? अब बैंक जो लोन दे रहा है उसका पैसा बैंक के पास कहाँ से आ रहा है? उसका पैसा बैंक के पास हमारी सिचुएशन में दो जगह से आ रहा है, मनीष के पास से और आरबीआई के पास से, राइट? तो खुद देखो, आरबीआई इज नॉट द ओनली सोर्स फ्रॉम वेयर द बैंक इज लेंडिंग, राइट? बैंक सिर्फ आरबीआई से पैसा नहीं ले रहा है। तो अगर बैंक 3.25% कम करता है, तो जरूरी नहीं कि अगर आरबीआई 3.25% इंटरेस्ट रेट से दे रहा है, तो जरूरी नहीं कि बैंक भी कट करे इनकम, क्योंकि अगर उसे कट करना पड़ा तो क्या होगा? सपोज बैंक पहले 11% से लोन दे रहा था, नाउ अब अगर आरबीआई चाहता है कि वो 10.25 से दे, तो चांसेस है कि उसको मनीष का इंटरेस्ट रेट कम करना पड़े, मे बी 7.75 ना। तो अगर उसे मनीष का इंटरेस्ट रेट 7.7 करना पड़ेगा, तो मनीष को अच्छा लगेगा क्या फिक्स डिपॉजिट्स में? मनीष, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? नहीं नहीं लगेगा। नो भैया। नहीं, बिल्कुल नहीं लगना है। तो दिस इज द रीजन कि आरबीआई का लेंडिंग इज नॉट द मेजोरिटी। बैंक्स काफी सारा यूज करते हैं फ्रॉम पीपल, फ्रॉम लाइक फिक्स डिपॉजिट्स से काफी सारा हिस्सा वो लेंड करते हैं, और जब बैंक को कट करना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट, तो उन्हें इनका नुकसान करना पड़ेगा। और अगर ऐसा करेंगे तो कस्टमर्स बुरा मान जाएंगे। तो वो जो आरबीआई ने चाहा था कि ये लोग भी कम कर दें, उसका इफेक्टिवली हो नहीं पाता, राइट? सो यू गॉट दिस पॉइंट? ये समझ में आया सबको? ओके, कूल। Yes. हाँ, तो नेक्स्ट इज जीडीपी। सबको पता है जीडीपी क्या होता है। ये इसलिए डाला मैंने स्लाइड में क्योंकि मुझे डेफिनेशन कभी याद नहीं हुई। तो मैं क्या करता हूँ, आई क्रिएट माई ओन डेफिनेशन। तो अगर तुम्हें एक मेट्रिक बनानी है तो क्या बनाओगे? सिंपल, अगेन द डेफिनेशन, इट इज वेरी सिंपल।
तो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज कि आटा बना, आटा नहीं जोड़ूंगा मैं, आटे से बनने वाली ब्रेड जोड़ूंगा, राइट। प्रोड्यूस विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर, इंडिया के अंदर बनने वाले, राइट। इंडिया के अंदर अगर एप्पल कंपनी आकर इंडिया में स्मार्टफोन बनाएगी, दैट विल आल्सो बी काउंटेड, राइट, इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तुम एक टाइम लिमिट भी स्पेसिफाइड करोगे एंड दैट इज यूजुअली अ ईयर। तो दिस इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ जीडीपी, सबको ही पता होगा। नाउ अगर मैं बोलूं कि लास्ट ईयर इंडिया का जीडीपी 200 लाख करोड़ था, 200 लाख करोड़, राइट, एंड इस साल वो है 210 लाख करोड़, तो तुम्हें इससे क्या पता चलता है? डू यू थिंक कि ग्रोथ हुई है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की? Yes, they have grown. 5% ग्रोथ है। 5% ग्रोथ है, वेरी गुड। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, जरा सोचो, अगर लास्ट ईयर ब्रेड का प्राइस था एक पैकेट 10 रुपए का, ठीक, इस साल ब्रेड का प्राइस था 20 रुपए, तो जो फाइनल गुड्स में जुड़ेगा वो 10 जुड़ेगा कि 20 जुड़ेगा? 20 जुड़ेगा, राइट। हाँ हाँ, ठीक है। और तुम्हें ये पता है कि पिछले साल भी सपोज 100 यूनिट ब्रेड बनने थे, तो इस साल भी 100 यूनिट ब्रेड ही बने हैं। तो देखो अल्टीमेटली तुम्हारा ग्रोथ नहीं हुआ है, अल्टीमेटली क्या हुआ है? इन्फ्लेशन हुआ है, राइट ना। हाँ 10 रुपए की ठीक। ब्रेड 20 रुपए की हो गई। तो इस डेफिनेशन को थोड़ा और अच्छा करते हैं, ये तो नॉमिनल जीडीपी था, हम इसे क्या करते हैं, हम इसे रियल जीडीपी बनाते हैं, उसे एडजस्ट करते हैं इन्फ्लेशन से। कोई एक बेस ईयर मान लेते हैं, मे बी 2011, और उसके हिसाब से फिर उसे हम एडजस्ट करते हैं एंड देन वी यूज रियल जीडीपी फॉर कंसिडरेशन, ठीक। ओके, नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग, like do you know the definition of recession? So you got to know about GDP. तो जीडीपी क्या करते हैं, कुछ क्वार्टर्स में भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो टोटल 4 क्वार्टर्स होते हैं ऑलमोस्ट एवरी कंट्री। हर कंट्री में ये होता है जनवरी टू फर्स्ट 3 मंथ्स एंड देन द लास्ट 3 मंथ्स, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। इंडिया में ये होता है अप्रैल टू जून, बिकॉज हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, तो वी मूव बाय दैट। तो फर्स्ट क्वार्टर होता है अप्रैल टू जून एंड द लास्ट क्वार्टर इज जनवरी टू मार्च, ठीक। तो रिसेशन होता है कि when 2 successive quarters show a decrease in real GDP, मतलब इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी में क्या हो, डिक्रीज हो। तो ये है परसेंटेज चेंज ओवर प्रीवियस ईयर। मतलब ये जो क्वार्टर 1 का है 22.8% डिक्रीज था मॉस्पी के हिसाब से, और क्वार्टर 2 में -7.0 ना। तो अगर 200 लाख करोड़ था तो उससे बढ़ा नहीं, उससे घटा है 22.8% और 7% अगेन इन दैट क्वार्टर, राइट। तो वी आर इन अ रिसेशन, ठीक। तो यू मस्ट बी थिंकिंग, क्या ऐसा कोई टूल है कि वी कैन गेट टू नो इज देयर एनी इम्पेंडिंग रिसेशन और नॉट? सो दिस इज वन ऑफ द टूल्स, द यील्ड कर्व, ठीक। तो दिस इज अ वेरी अगेन अ वेरी टेक्निकल थिंग, इसे थोड़ा अच्छे से देखेंगे हम। तो इट इज रिलेटिव, ये जो कर्व्स हैं दे आर फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड, दिसंबर जून, दिसंबर 17, दिसंबर 18, अगस्त 14, 19, राइट। और एक्स एक्सिस पे है कि कितने ईयर का बॉन्ड है। यील्ड कर्व बेसिकली होता है कि तुमने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदे, ठीक। तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स कैसे होंगे? गवर्नमेंट्स के बॉन्ड होंगे कुछ 3 महीने के, some will be of 6 months, some will be of 5 months, some will be of 30 months, 30 years, right? तो if it is a healthy economy, अगर एक healthy economy होगा तो तुम्हारे दिमाग में क्या होगा कि I can park my funds to a safe place for a long time, ना। मुझे पता सब कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ भी नहीं, कुछ गंदा नहीं होने वाला है, तो मैं अपने आप से मे बी गवर्नमेंट के 10 ईयर बॉन्ड खरीद सकता हूँ, ठीक। तो उस पे क्या होगा, उस पे तुम्हें इंटरेस्ट रेट इतना मिलेगा, ठीक। एक सेकेंड, पहले ये लाइन देखना, दिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये 2 साल के बॉन्ड के लिए लाइन बनी है कि हमने मान लिया कि 2 साल के बॉन्ड पे रिलेटिवली 0 इंटरेस्ट रेट है, ठीक। तो अगर हेल्दी इकोनॉमी है तो 10 साल के बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट कैसा होगा, ज्यादा होगा, ये ऑब्वियस है कि नहीं है?
हाँ ठीक है। हाँ ना, समझ में आया, ये समझ में आया ना कि हेल्दी इकोनॉमी है, तो लोगों को लग रहा है कि 10 साल के लिए मैं अपने पैसे दे सकता हूँ गवर्नमेंट को, तो उन्होंने दे दिया। और गवर्नमेंट को पता है कि उन्हें अगर लोगों के पैसे रखने हैं, क्योंकि हेल्दी इकोनॉमी वो कहीं और भी स्पेंड कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट को ज्यादा ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगी। हाँ, तो दिस इज पॉजिटिव, राइट। बट अगर एक एक महीने के बॉन्ड की बात करूं मैं इन अ हेल्दी इकोनॉमी, तो क्या होगा? गवर्नमेंट क्यों ही लेगी? मतलब इट्स अ हेल्दी इकोनॉमी, या तुम गवर्नमेंट के पास पार्क ही क्यों करोगे? तो यू गॉट द थिंग, राइट। तो इस सपोज ये कोई भी टाइम फ्रेम ले लो, जून 17, तो उसका ये कर्व बना हुआ है। नाउ व्हाट हैपन, सिचुएशंस बिकम वर्स, राइट। सिचुएशन बुरी बन गई। अब अगर सिचुएशन बुरी बन गई, तो तुम्हें पता है कि कोई भी पार्क नहीं करने वाला फंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है। सॉरी, जब सिचुएशन बुरी बन गई, तो तुम्हें क्या समझ में आता है कि अगर 3 महीने के लिए तुम्हें अपना फंड पार्क करना है, देन तुम क्या चाहोगे? तुम वो गवर्नमेंट के पास कर सकते हो ना। हम्म हाँ हाँ। समझ नहीं आया आप क्या कह रहे हो। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये ब्लैक वाली लाइन फॉलो करना, अगस्त 14 2019 का, ठीक। व्हेन इट इज अ हेल्दी इकोनॉमी, तो छोटे टर्म के बॉन्ड्स के लिए, लाइक 3 मंथ की बात करूं मैं, तो 3 मंथ के बॉन्ड के लिए देयर इज हायर इंटरेस्ट, राइट। वो तुम्हें मे बी 0.5 का इंटरेस्ट दे रहा है एज कम्पेयर टू 2 साल के बॉन्ड का, तो वो तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब इट इज रिस्क ना। ये चीज समझ में Yes, आई? yes. हाँ, Due to risk, गवर्नमेंट, they offer more interest. हाँ गवर्नमेंट तुम्हें कम टाइम फ्रेम में ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, इसका मतलब कि अभी रिस्क है, अगले 3 महीने रिस्क है, ठीक। पहले क्या हो रहा था? पहले गवर्नमेंट तुम्हें 10 साल का जो टाइम था उस पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा था। क्यों? क्योंकि तब रिस्क ज्यादा था लॉन्गर टर्म के लिए। मे बी 5 साल बाद कुछ उल्टा सीधा हो जाता, राइट। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि तुम लंबे बॉन्ड्स में स्पेंड करो, इन्वेस्ट करो, तो वो तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रही थी। बट अभी सिचुएशन बदली और मार्केट बदला, तो गवर्नमेंट ने तुम्हें कम कम ड्यूरेशन वाले बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए कि तुम ज्यादा स्पेंड करो। तो ये तुम्हारा जो कर्व था, यील्ड कर्व, ऐसे वो तुम्हारा कर्व अब पलट गया है ना। तो दिस इज वन ऑफ द इंडिकेशन कि एक रिसेशन आने वाला है। तो जो दो रिसेशन आए थे, 1929 वाला और 2008 वाला, दोनों से पहले ऐसा ही सीन हुआ था। एंड द सेम सीन रीच्ड ऑन अगस्त 14 2019, कि एक और रिसेशन आने वाला था उस टाइम पे। हाँ, ओके। नाउ अगेन अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेम थिंग, कि एक जगह इम्पैक्ट होगा तो दूसरी जगह क्या होगा? तो इफ देर इज अ डाउनफॉल ऑफ Argentina's economy, then what will be the short-term impact on India? Hints are foreign portfolio investors, and both India and Argentina are emerging economies. I think investors will prefer India or Argentina for both investing in portfolio and as an emerging economy to have their manufacturing hub here in India. Very good point. Any other views? ओके, हाँ। तो एक्चुअली जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, दीज आर नॉट हाइपोथेटिकल, दीज आर एक्चुअल सिनेरियो, और ये सारे के सारे 1 या 1.5 साल पहले के हैं। आई टुक देम बिकॉज इकोनॉमिक्स इज वेरी अनसर्टेन साइंस। तो उल्टा हुआ था, इंडिया का मार्केट बैठ गया था, मतलब इट ड्रॉप डाउन, राइट। और रीजन ये है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स दे हैव अ पोर्टफोलियो। हाँ, तो उनके पोर्टफोलियो में क्या होगा? उनके पोर्टफोलियो में इंडिया के स्टॉक्स होंगे, अर्जेंटीना के होंगे, और भी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं लाइक वियतनाम, इन सब के स्टॉक्स होंगे, ठीक। और जब उन्होंने देखा कि अर्जेंटीना की इकोनॉमी में सडन डाउनफॉल आया, तो उन्होंने क्या किया? फटाफट उन्होंने कॉल किया उनके ब्रोकर को, एंड दे सेड अनलोडेड, राइट। तो अर्जेंटीना का इम्पैक्ट इट फाइनली रीच टू इंडिया, और इंडिया के स्टॉक्स गिर गए। हाँ, तो
एक मिनट, अर्जेंटीना की वजह से इंडिया के स्टॉक्स कैसे गिर गए? मेरे को समझ नहीं आया ये वाला पॉइंट भी। क्योंकि इन्वेस्टर्स आर स्मार्ट, तो उन्होंने जो पोर्टफोलियो बना रखा था उसमें अर्जेंटीना के स्टॉक्स थे, इंडिया के स्टॉक्स थे, वियतनाम के स्टॉक्स थे। तो जब ये स्टॉक गड़बड़ किया तो उन्होंने पूरा पोर्टफोलियो अनलोड कर दिया। हाँ, तो दिस इज हाउ इंडियाज मार्केट ड्रॉप दैट डे। हाँ, तो शॉर्ट टर्म ये इफेक्ट आया। इज इट क्लियर नाउ? यानी कि अगर एक भी इकोनॉमी नीचे जा रही है और टॉप जो डेवलपिंग है, तो वो सारी डेवलपिंग कंट्री से पैसा खींच लेते हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट में ये होगा। मतलब इन्वेस्टर्स का क्या सीन है, दैट दे हैव रेज देयर मनी, और उन्हें जैसे ही कुछ खबर मिलता है दे विल कम टू पैनिक, क्योंकि वो उनकी लाइफ की सेविंग्स है। हाँ, अगेन लॉन्ग टर्म में फायदा हो सकता है, मे बी इंडिया को प्रेफर करें लोग एज कम्पेयर टू अर्जेंटीना पोर्टफोलियो से ही बाहर हो जाए ना, तो जो अर्जेंटीना के फंड्स हैं वो भी इंडिया में आ जाए इन लॉन्ग टर्म। बट शॉर्ट टर्म ये इफेक्ट पड़ा था। अब फ्यूचर में इसका रिवर्स केस भी हो सकता है, वी डू नॉट नो बिकॉज इट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो नाउ वी आर ऑन द लास्ट टॉपिक एंड दैट इज द हाउसिंग क्राइसिस ऑफ 2008, द ब्लैक स्वान इवेंट। तो anyone who has ever heard the word black swan earlier? मतलब स्वान तो पता है ना सबको? हाँ क्या? स्वान नहीं। हंस होता है, हंस। हंस, हाँ। तो you all know that swans are white in color, right? But here the Yeah. word uses black. तो the reason for using the word black is कि black swan होते ही नहीं है, or they are very highly unlikely, right? तो any event that has very less probability to happen, that is called as black swan event. So one such event was housing crisis of 2008. So how many of you have heard about Vision 2020, APJ Abdul Kalam, his book? सुना है क्या? Yes. Right. तो उनका विजन था that India will be a superpower till 2020 means, और it was like वो होने वाला भी था, means if this is 2008. हाँ, तो India's GDP was rising, but then this black swan event happened और अपन क्रैश कर गए. We again rise, but उसके effects अभी तक चल रहे हैं. And this we will do investigation on these two things, कि how this happened और how its effects are still visible. अब इंडिया की जीडीपी पहले बहुत स्पीड से ग्रो कर रही थी. रीजन इज, फर्स्ट इज ऑटोमोबाइल, सेकेंड इज फार्मास्यूटिकल, थर्ड इज आईटी इंडस्ट्री. तो इंडिया में तीन सेक्टर्स ने बहुत तेज ग्रोथ किया, एंड विद दैट वाज द रीजन कि इंडियाज इकोनॉमी वाज ऑन अ बूम. But suddenly this 2008 financial crisis happened. We dropped, we picked up again, but the effects are still visible. So we will talk about this only. उससे पहले let's read about the text. Types of banks in USA. There are 3 banks: commercial banks, normal lending वाले banks, investment banks जो अपने कस्टमर्स को प्रॉमिस करते हैं ह्यूज रिटर्न्स, राइट? इंश्योरेंस बैंक लाइक लाइफ इंश्योरेंस. हाँ, तो यूएसए में 3 बैंक थे: कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, इंश्योरेंस बैंक, राइट? ये तीनों अलग अलग थे. मींस कमर्शियल बैंक्स आपस में लेंडिंग कर सकते थे, इन्वेस्टमेंट बैंक आपस में, इंश्योरेंस बैंक्स आपस में, राइट? बिफोर 1999, ठीक? 1999 तक ये बैंक्स अलग अलग थे. बट समथिंग हैपेंड इन 1999. There came a rule, actually an act, Graham-Leach-Bliley Financial Modernization Act. तो ये 3 सेनेटर्स हैं वहाँ के, और ये रूल आया और इसने क्या किया, इसने अलाउ कर दिया आपस की लेंडिंग को. हाँ, so now they can interact with each other.
and this was one of the major cause of 2008 crisis. सेम सीन ऐसा था 1933 से पहले. 1933 से पहले भी they can interact with each other, but then there came a law, और उसके बाद से उन्हें सेपरेट कर दिया गया आफ्टर 1929 का ग्रेट डिप्रेशन. तो लाइक अब अभी तक सब समझ में आया, क्योंकि वी आर नाउ मूविंग ऑन टू द टफ पार्ट, रादर इंटरेस्टिंग तीनों के पार्ट. बीच में इन्वेस्टमेंट अलाउ करने से डिप्रेशन कैसे आया? हाँ, उसी पर बात करने वाले हैं हम. ठीक, क्योंकि तीनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हैं. हाँ, तो जो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस है उसे हाउसिंग क्राइसिस भी कहते हैं, और वो एक अजम्पशन पे बेस्ड था कि जो हाउस है, मतलब रिटेल सेक्टर जो है, रियल इन्वेस्टमेंट, रियल इस्टेट जो है, उसके प्राइसेस कभी कम नहीं होंगे. ठीक, तो ये कमर्शियल बैंक्स हैं तुम्हारे. कमर्शियल बैंक ये क्या करता था, ये लोन देता था टू प्राइम फैमिलीज. प्राइम फैमिलीज वो फैमिलीज हु आर अर्निंग वेरी गुड एंड हु आर रिपेइंग द लोन वेरी वेल. ठीक, तो इसने अगर प्राइम फैमिली को लोन दिया तो प्राइम फैमिली क्या करेंगे, हाउस लोन के बाद अपना जो पेपर है, दैट हाउस वाला पेपर, उसको वो बैंक को दे देंगे. ठीक, अब अगेन बैंक क्या करता है, बैंक तुम्हारे पेपर अपने पास तो रखेगा नहीं. बैंक तुम्हारे पेपर लेंडिंग में वो वहां के फेडरल रिजर्व को दे सकता है और कमर्शियल बैंक्स को दे सकता है. तो इस बैंक ने भी यही कर रखा था. बैंक तुम्हारे पेपर दे देता है टू एन एंटिटी कॉल्ड फ्रेडी मैक, फेनी मैक. तो फ्रेडी मैक, टाइपिंग इज बिट टफ, सो बियर विद मी, एंड फेनी मैक. तो ये दो PSUs हैं अमेरिका के. इन्हें बनाया गया था इन्हें बनाया गया था कि लोग घर खरीदें. अब क्या होगा, जब ये लोग हाउस पेपर देंगे कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक हाउस पेपर इनको दे देगा ना. कमर्शियल बैंक घर गिरवी रख देगा इनके पास, तो ये क्या देंगे, मनी इन रिटर्न, कि और पैसा लो तुम. राइट, तो इन्होंने अगर इसको मनी दिया, इससे ये और लेंड करेंगे. तो US गवर्नमेंट ने फ्रेडी मैक और फेनी मैक बनाया विद द एम कि दे विल गिव मनी टू कमर्शियल बैंक्स, जिससे कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, दे विल लेंड मोर टू प्राइम फैमिलीज, और उससे वो लोग घर खरीद पाएंगे. अगेन फ्रेडी मैक, फेनी मैक इतना कर रहे हैं, देन दे नीड टू हैव सम सिक्योरिटी. तो सिक्योरिटीज के रूप में वो हाउस का पेपर ले लेते हैं अपने पास. ठीक, यहाँ तक सब अच्छा चल रहा है, सारी लेंडिंग ऐसी चल रही है. हाँ, दूसरे साइड में क्या है, कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं. इन्वेस्टमेंट बैंक का क्या काम है कि जो भी यूजर, जो भी कस्टमर इन्हें पैसा दे, ये उसको डबल करके, ट्रिपल करके दें. ठीक, तो इनके कस्टमर्स कौन कौन है, इनके कस्टमर्स हैं पेंशन फंड वाले. हाँ, नाउ पेंशन फंड वी डू नॉट नो, बट पेंशन फंड बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रिसोर्स है. लगभग ऑलमोस्ट जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबके सैलरी से पेंशन फंड कट रहा होता है, और जो पेंशन फंड कट रहा होता है उसे ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि 40 साल बाद मुझे वापस देना है, तब तक इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुका होगा, तो मुझे उस पेंशन फंड पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट अर्न करना पड़ेगा. तो इनके इन्वेस्टर्स हैं पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, हाँ, और सोवरेन फंड. सोवरेन फंड्स होते हैं कंट्रीज के वेल्थ फंड्स, मे बी कंट्री लाइक आइसलैंड, राइट. तो वो छोटा देश है, तो वो क्या करेंगे, वो अपना सोवरेन फंड बनाएंगे और उसे ऐसे सेफ हेवेंस में इन्वेस्ट करेंगे. ना यहाँ क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज अमेरिका, और अमेरिका से सेफ कोई जगह नहीं है, अभी तक तो नहीं है. ठीक, तो ये क्या कर रहे हैं, ये इधर इन्वेस्ट कर रहे हैं. और एक चीज देखो, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, सोवरेन फंड, अब इस पे एक कंट्री डिपेंडेंट है, इस पे कई लोगों का रिटायरमेंट पीरियड डिपेंडेंट है, और इस पे लो रिस्क वाले लोग डिपेंडेंट है. तो इन्हें क्या मिलेगा, इन्हें कम रिटर्न मिलेगा, मे बी अराउंड 4% मान लो. ठीक, तो ये कम रिस्क वाले लोग हैं. इसके बाद आते हैं दूसरे कस्टमर्स इनके, जो हैं अदर इन्वेस्टमेंट बैंक्स. हाँ, मे बी अमेरिका के और बाहर की कंपनीज के, वो भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं. और क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, तो उन्हें क्या चाहिए, ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए,
तो सपोज दे आर टेकिंग 8% इंटरेस्ट रेट, ठीक, और 8% इंटरेस्ट रेट, राइट। और इसी में इंडिया का भी एक इन्वेस्टमेंट बैंक था, आईसीआईसीआई, नाम सुना होगा। अगेन आईसीआईसीआई बैंक पूरा नहीं, बट आईसीआईसीआई बैंक का एक यूनिट, दैट वाज आईसीआईसीआई इन्वेस्टमेंट बैंक, उसने इसमें इन्वेस्ट कर रखा था। और तीसरे इनके कस्टमर्स हैं हेज फंड। तो हेज फंड क्या होता है? ये वो लोग होते हैं जो हाई रिस्क पसंद करते हैं। दे आर लाइक, हमें ज्यादा इंटरेस्ट दो बट वी आर रेडी टू टेक रिस्क, ठीक। तो ये इन्वेस्टमेंट बैंक का चल रहा है। अब जब इन्वेस्टमेंट बैंक को पता चला, इससे पहले भी कुछ चीजें बता देता हूं मैं। इन्वेस्टमेंट बैंक में कुछ और लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। फेडरल रिजर्व ऑफ यूएसए ना, फेडरल रिजर्व क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? क्योंकि .com बस्ट आया था 2000s में ना, तो उसके बाद फेड ने बहुत सारा लिक्विडिटी पंप किया, मतलब मार्केट में बहुत सारा पैसा डालना शुरू किया। तो फेड भी इसमें पैसा डाल रहा है, ठीक। अब फेड जब पैसा डाल रहा है तो यूएस फेड बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे डालेगा, राइट, 1% पे सपोज, क्योंकि अगर वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट मांगेगा तो ये लोग लेंगे ही क्यों पैसा। हाँ, इसके अलावा चाइना और अमेरिका की दोस्ती काफी अच्छी हो गई थी थ्रू ट्रेड। तो चाइना ट्रेड से जो भी अर्न करता था अमेरिका से, वो वापस अमेरिका में इन्वेस्ट कर देता। रीजन बीइंग अमेरिका इज सेफर देन चाइना, तो इधर से भी पैसा आ रहा। बट इन्वेस्टमेंट बैंक्स दे गेट टू नो अबाउट दिस थिंग कि ये चल रहा है यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे हाउसिंग पेपर है, सिक्योरिटी है ना। तो ये लोग आपस में बात करते हैं, दीज टू, ठीक। ये लोग आपस में बात करते हैं और क्या करते हैं, इन बहुत सारे हाउसिंग पेपर को कलेक्ट करते हैं, ठीक, बहुत सारे होते ही हैं, और इसका बनाते हैं वो लोग सीडीओ। सीडीओ इज क्रेडिट डेट ऑब्लिगेशन, ठीक। तो अब अगर मैं कहूँ कि मनीष के घर का पेपर है तो वो उतना वैल्यूएबल नहीं होगा, बट मैं कहूँ कि मनीष बहुत अच्छा अर्न करता है एंड मनीष जैसे 100 लोग हैं तो 100 घर के पेपर हैं, तो मैंने वो पूरा बंडल किया और एक सीडीओ बनाया, ठीक। वो मैंने दे दिया इन्वेस्टमेंट बैंक को, बट ऐसे नहीं दिया क्योंकि वी नीड समथिंग मोर। हमने ये कर दिया, फिर हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये अगर मार्केट में बेचना है तो वी नीड वन मोर थिंग, इसका इंश्योरेंस चाहिए अपने को। हाँ, तो यहाँ पे हमने बुलाया इंश्योरेंस बैंक्स को, ठीक। तो इंश्योरेंस बैंक्स भी आ गए, उन्होंने इसका इंश्योरेंस कर दिया, और जब ये इसका इंश्योरेंस हो गया देन इट इज कॉल्ड एज सीडीएस, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, राइट। अब किसी भी सिक्योरिटी का इंश्योरेंस हो रखा है, तुम्हें पता है कि वो इनसे आ रहा है, अच्छे लोगों से जो टाइम टू टाइम पे कर रहे हैं अपना लोन, तो उसे खरीदना चाहेगा कि नहीं चाहेगा कोई भी? लाइक तुम लोग हो ना इन द मीट, हाँ खरीदना चाहिए। कूल। तो एक काम और करते हैं, क्या रेटिंग एजेंसी बुलाते हैं, एजीआई, ठीक। अब रेटिंग एजेंसी क्या करेगी, इसको रेट कर देगी कि बेस्ट, मतलब ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी, इस तरह की वो रेटिंग कर देती है, ठीक। अब ट्रिपल ए वाला सबसे सेफ है तो वो 4% को दे देगी। हाँ, उसके बाद वाला थोड़ा कम सेफ है, वो 8% को दे देगी। उसके बाद वाला थोड़ा और कम सेफ है तो हेज फंड वालों को दे देगी, ठीक। इनको रिटर्न ज्यादा मिलेगा बट ये रिस्की है, दिस वन इज रिस्की। तो यहाँ तक सब अच्छा चल रहा है, बट हुआ क्या, जब इन्होंने देखा कि इनकी 10% वाली जो डिमांड थी वो पूरी हो रही है, इन सबकी डिमांड पूरी हो रही है, तो इन्होंने क्या किया, दे अप्लाइड प्रेशर कि वी नीड मोर, हमें थोड़ा और सीडीएस और सीसीडीओ लाओ, हमें और चाहिए, वी हैव टू मच मनी टू इन्वेस्ट, वी वांट मोर, राइट। तो इन्होंने जब इस पर प्रेशर लगाया, देन दे अप्लाइड प्रेशर ओवर हियर कमर्शियल बैंक्स पर कि वी वांट मोर, ठीक। कमर्शियल बैंक्स पर इन्होंने अगर वो लगाया प्रेशर, तो कमर्शियल बैंक्स ने प्रेशर लगाया किस पर, मोर्गेज ब्रोकर पर कि भाई तुम और लोगों को होम लोन बेच कर आओ, ठीक। अब अभी तक तो सब अच्छा चल रहा है, बट एक टाइम ऐसा आया मार्केट में जब प्राइम फैमिलीज खत्म हो चुकी हैं। अब जो फैमिलीज हैं दे आर सब प्राइम फैमिलीज, राइट।
सब प्राइम फैमिलीज वो हैं जो बहुत अच्छा अर्न नहीं कर रही हैं, बट मतलब दे के नॉट गारंटी कि वो वापस करेंगे तुम्हें पैसा, बट मोर्गेज ब्रोकर वो तो मजबूर है, प्लस उसे कमीशन भी चाहिए, तो वो क्या करता है, वो इन लोगों को लोन दे देता है, होम लोन, ठीक। ये लोग घर खरीद लेते हैं, इनका भी हाउस पेपर आ जाता है, वो भी इधर चला जाता है, उसकी भी रेटिंग होती है, और वो भी चला जाता है ओके या रिस्की वाले में, ठीक। अभी भी सब अच्छा चल रहा है, बट तुम्हें पता है सब प्राइम फैमिलीज हैं, ये 1 महीने देंगी, 2 महीने देंगी, और उसके बाद से देना बंद कर देंगी। तो ऐसा हुआ भी, राइट। तो नाउ यू कैन सी द बबल। अगर यहाँ कुछ भी गड़बड़ हुआ तो यहाँ गड़बड़ होगा, यहाँ गड़बड़ होगा, यहाँ गड़बड़ होगा, यहाँ गड़बड़ होगा। तो अभी तुम्हें लग रहा है एक हाउसिंग बबल बनता हुआ, जो बहुत कम इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्ट कर पाए थे, एंड वन ऑफ देम वाज मिस्टर रघुराम राजन, who was also our गवर्नर ऑफ आरबीआई, राइट। तो अब प्रॉब्लम ये हुई कि जब इन्होंने देना बंद कर दिया तो क्या होगा, तुम क्या करोगे, तुम इनके घर के कागज लोगे और वो इनको दे दोगे, और ये मार्केट में सेल कर देंगे, दे विल सेल इट टू मार्केट, ठीक। हाँ, तो ये डिफॉल्ट करते गए, ये मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल करते गए। अब क्या हो रहा है, मार्केट में घर ही घर आ रहे हैं, बहुत सारे होम्स अवेलेबल हैं टू टेक लोन, राइट, टू मैनी। तो क्या हुआ, अगर डिमांड सप्लाई बढ़ गई तो क्या होगा, प्राइसेस घट जाएंगे, होम प्राइसेस घट जाएंगे। तो जो प्राइम फैमिलीज ने होम ले रखा है, सपोज 15 लाख का लोन ले रखा है उन्होंने एक घर के लिए, उन्हें अगले दिन पता चलता है कि उस घर की कीमत ही 5 लाख हो गई है, तो वो क्या करेंगे, देना बंद कर देंगे। दे विल बी लाइक फोरक्लोजर कर दो इसका, हमें नहीं चाहिए घर, जब 15 लाख मैंने लोन लिया था घर के लिए, उसकी कीमत ही आज 5 लाख हो गई है, तो मैं उसका लोन क्यों भरूं। इन्होंने भी देना बंद कर दिया। तो जब इन्होंने देना बंद कर दिया तो एक सीन ऐसा आ गया मार्केट में कि मार्केट में घर ही घर हैं और सबने पैसा देना बंद कर दिया है, होल सिस्टम कोलैप्स्ड, इनके पास इसे आंसर करने को कुछ भी नहीं है, एंड पूरी कहानी हो चुकी है, ये पूरा बबल बस्ट हो चुका है। अब सारे बैंक्स ने एक दूसरे पर कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है, जो ओवरनाइट लेंडिंग होती है, कोई बैंक एक दूसरे से लेंडिंग नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कौन कितना फंसा हुआ है, किसके पास कितने बैड लोन्स हैं, राइट। तो इस तरह से हुआ ये पूरा 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। कंपनीज इंक्लूडिंग एजेआई, लेहमान ब्रदर्स, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, दे वेंट बैंकरप्ट ओवरनाइट। फ्रेडी मैक, फेनी मैक, इन पर बहुत बड़े वो लगे, क्या कहते हैं, चार्जेस फ्रॉम द गवर्नमेंट। हाँ, तो आई गेस तुम लोगों को समझ में आ गया व्हाट वाज 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, हाउसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। हाँ, यस, सॉर्ट ऑफ समझ में आ गया। अभी तक कोई डाउट नहीं है ना। तो अब ये सोचो कि इससे और इंडिया की इकोनॉमी से क्या रिलेशन है, क्योंकि इंडिया तो सिर्फ यहीं पर था, आईसीआईसीआई की एक यूनिट ने डाला था और इट वाज लाइक समथिंग लाइक 10,000 या 20,000 करोड़, उससे तो उतना फायदा पड़ना नहीं क्योंकि बहुत बड़ा बैंक है। देन हाउ इट अफेक्टेड इंडिया, एनीवन हु वांट्स टू आंसर दिस, हिंट इज ओवर हियर। ओके, तो हो ये रहा था कि ये लोग जो इधर इन्वेस्ट कर रहे थे, इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए। वेरी गुड ट्राई, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्चुअली जो ये यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये इंडिया में भी इन्वेस्ट कर रहे थे, या ये इंडिया में 2-3 साल बाद इन्वेस्ट करने वाले थे, या मे बी 4-5 साल बाद। तो ये इंडिया में भी तो इन्वेस्ट कर रहे थे, और जब ऐसा कुछ होगा तो वो क्या करेंगे, वो अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स कैंसिल कर देंगे। तो जैसा पूरे वर्ल्ड में हुआ, अचानक से जीडीपी कोलैप्स हुई, इंडिया की भी कोलैप्स हुई, बट इंडिया टुक अ राइज। हाँ, क्योंकि इंडिया में चीजें उतनी बुरी नहीं थी, इंडिया वाले फंसे नहीं थे, बट इनडायरेक्टली जो इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले थे, दे वर कॉट। तो इस वजह से इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स कम हो गए, एंड दिस वाज द रीजन कि विजन 2020 वाज ऑन अ होल्ड। और इसका एक और रीजन है कि 3 इंडस्ट्रीज बताई मैंने तुम्हें, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, आईटी। तो मे बी जो मोदी गवर्नमेंट का प्लान है, या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, दैट वी विल बी अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024, तो वो पूरा करने के लिए वी नीड अगेन न्यू इंडस्ट्रीज लाइक दिस। हाँ, तो दिस वाज फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 इन शॉर्ट।
और I guess I covered most of the things. So let's look at the last slide over this. Again, उसका revision ही होगा. तो prime lending refers to the loans offered to the most credit-worthy customers. You all looked at that. Subprime lending refers to the loans given to borrowers who do not have good credit history and may have unstable or low incomes. US banks gave home loans to subprime families in order to make more money. उन्होंने subprime families को home loan दिया because they wanted to make more money. Since real estate rates were high, usually the house was kept as a collateral. House के paper was kept as a collateral. The subprime loan assets were sold by banks to GSE, government-sponsored enterprises, such as Fannie Mae and Freddie Mac. तो ये government-sponsored थे और ये commercial banks इनको वो loan assets दे देते थे और in return वो पैसा देते थे जिससे वो आगे lending कर सके. The GSEs in turn repackaged these loans as mortgage-backed securities. Again, CDO, CDS यहाँ पे आ जाएगा with a much higher credit rating. रेटिंग करा सकते हो तुम प्राइम फैमिली AAA, सब प्राइम BBB, उससे बुरा देन CCC. और foreign investors readily bought these MBS, mortgage backed securities. Everything was going well until the housing bubble burst, because you know एक बबल बन रहा है उसे फूटना ही है. Real estate prices started going down, धड़ाम से नीचे आ गए, and interest rates went up क्योंकि रिस्क बढ़ गया भाई हर जगह. By third quarter of 2007, it had become clear that subprime borrowers were defaulting on loan payments. और जब ये clear हो गया तो लोगों ने lending बंद कर दी बैंक से आपस में. As home prices had also come down, market में home आ गए तो real estate rates जो बहुत पहले अच्छे चल रहे थे और ये assumption था कि ऊपर जाते रहेंगे, वो actually नीचे आ गए. तो now loans could not be recovered through flow foreclosures. जो अच्छे prime family थी उन्होंने foreclose कर दिया, like we do not want to pay anymore, हम घर छोड़ रहे हैं. The ultimate buyers got wind of it and started selling their MBS in the stock market and the stock prices plunged. तो हरकत यहाँ हुई जब इन्हें ये बात पता चली, इन्होंने सारा का सारा फटाफट अनलोड करना शुरू कर दिया. अब ये अनलोड करेंगे तो सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो रेट्स बहुत कम हो जाएंगे और you got to know what is the thing. ठीक. Lehman Brothers, a leading financial firm, went bankrupt in September 2008. To recover financial losses in the US, investors started liquidating overseas portfolio investments in India. ये point देखना जरा. This one. To recover financial losses in the US, जो उनके loss हुए, investors ने क्या किया? जो portfolio investments हैं इंडिया में, वो उन्होंने liquidate करना start कर दिया, means sell करना start कर दिया. तो Indian companies के stocks भी गिर गए. Therefore, stock prices plummeted in India as well, as investors took out of India, and you got to know. अब इसमें एक last line बहुत अच्छी है. इसकी काम क्यों नहीं कर रहा? Just a second. हाँ. Last line is कि increased demand for US dollar resulted in depreciation of rupee, making exports difficult. तो just think about it कि इतना सब कुछ हुआ, still डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है. तो again we come to that question. If there is a trade war between USA and China, then what will be the short-term impact on India? Any day कुछ भी होगा, investors will move to low risk. वो फटाफट उधर भागेंगे and currently USA is the safest haven. तो इस तरह यहाँ पर भी हुआ, डॉलर का रेट बढ़ा, रुपी गिरा, और जब रुपी बढ़ेगा तो इंडियन एक्सपोर्ट जो होंगे वो अपने आप सस्ते हो जाएंगे. मतलब हम लोगों को कम पैसा मिलेगा फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ गुड. सो दिस वाज ऑल अबाउट फाइनेंशियल क्राइसिस 2008. एनी डाउट्स टिल नाउ? ये लास्ट पॉइंट भैया समझा दीजिए, कैसे हम लोग को कम पैसे क्यों मिलेंगे सेम क्वांटिटी के लिए? ओके. हाँ, तो होता ये है ना कि if $1 equals to 1 rupee है, हाँ, तो तुमने अगर 100 किलो 100 kg, you imported 100 kgs of अनियन. हाँ, तो अगर एक का प्राइस 40 रुपए किलो है तो तुम्हें मिलेगा 4000 रुपीज या $4000. ठीक.
क्योंकि तुम्हें पता है अनियन का प्राइस 4000 रुपीज है, तो तुम्हें अल्टीमेटली मिलेगा फ्रॉम यूएसए कितना मिलेगा, 4000 रुपीज डिवाइडेड बाई एक्सचेंज रेट $1, ठीक। ₹1 सॉरी। हाँ, अब क्या होता है, डॉलर बढ़ गया मतलब अब $1 में सपोज है 100 रुपए। हाँ, अब $1 में 100 रुपए हैं, तो तुम्हें यूएसए वाला कितना पे करेगा, डिवाइडेड बाई 100, मतलब दे विल ओनली पे यू $40। हाँ, तो पहले जिस क्वांटिटी के तुम्हें $4000 मिल रहे थे, उसके अब तुम्हें $40 मिल रहे हैं, तो हमारा लॉस हो रहा है ना, हमारे जो फार्मर्स हैं। अब उनका जब लॉस हो रहा है, या हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका लॉस हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि हम एक्सपोर्ट ही ना करें, क्योंकि इधर तो फायदा हो ही नहीं रहा है। तो इस तरह से हमारे एक्सपोर्ट्स भी गिर गए। और अगेन जब हमारे एक्सपोर्ट्स गिरेंगे, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रेड डेफिसिट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच का डिफरेंस। तो इंपोर्ट महंगे हो गए, बल्कि ना, अगर कोई चीज $100 की थी, तो हम उसे पहले खरीद रहे थे 100 रुपए में। हाँ, बट अब हम $100 की चीज खरीदेंगे 1/100 रुपीज की, रुपए 100 रुपए $1 हो गया ना, दैट इज अब हम उसे 10,000 में खरीदेंगे, तो हमारे इम्पोर्ट्स भी महंगे हो गए हैं। तो इन टोटल हम लॉस में है एज अ कंट्री, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा। तो डज दैट क्लियर योर डाउट? जी भैया। हाँ, तो लास्ट स्लाइड बची है, दैट इज अबाउट द रिसोर्सेज। सिंस इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट मत देखो, इकोनॉमिक्स एज अ थॉट देखो, तो आई डू वांट यू टू लुक एट दीज थिंग्स। तो पहला तो है IIM अहमदाबाद, अ डे टू डे इकोनॉमिक्स। आई टुक सम ऑफ द थिंग्स फ्रॉम दिस बुक, काफी कुछ मैंने इस बुक से उठाया। ब्लूमबर्ग आर्टिकल्स, वो ग्राफ जो था यील्ड कर्व वाला, वो भी ब्लूमबर्ग से था। इकोनॉमिक टाइम्स, इन्वेस्टोपीडिया, फिनशॉर्ट्स, इन सब के आर्टिकल्स पढ़ सकते हो रेगुलरली फॉर डेवलपमेंट और फॉर मतलब दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अल्टीमेटली स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, एंड दिस इज इट फॉर टुडे। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, लाइक ओनली 13 people are left, and I guess initially 32 joined, so it was not very good performance, but anyways, thank you for attending. So any doubts till now? Yeah, नहीं ठीक है, अच्छा था, काफी बढ़िया था। great. So no doubts. अच्छा, हमें सर आगे स्लाइड्स क्या नहीं क्या करते मिलेगा? सर? हाँ, एक एक करके कौन बोल रहा है अभी? स्लाइड्स हाँ, स्लाइड्स में ग्रुप पर डाल दूंगा। No worries about it. Anything else? हमें और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे? Related to economics? यस। बहुत कुछ, लाइक जैसे इट हैड टू बी अ 1 hour सेशन, तो मैं भी खुद डाउट में था व्हाट टू इंक्लूड और व्हाट नॉट टू इंक्लूड। तो काफी सारी चीजें मैंने छोड़ दी, लाइक टैक्सेस, बजट रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर रिसिप्ट, बजट छोड़ दिया। और तुम्हारा ट्रेड करते ही क्यों है। हाँ, इसके बाद ट्रेड में कुछ कंपनीज जो है, कुछ कंट्रीज जो है, वो अपने अपने लाइक अपने लोगों को बेनिफिट करने के लिए कुछ टैरिफ्स रखते हैं। देर समथिंग लाइक एंटी डंपिंग। तो इस तरह की काफी सारी चीजें हैं इन इकोनॉमिक्स। बट अल्टीमेटली इसके अलावा जब तुम इकोनॉमिक्स पढ़ोगे देन यू विल साइमल्टेनियसली डेवलप इंटरेस्ट इन फाइनेंस आल्सो। तो स्टॉक, बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट, ये सब भी थोड़ा सा देखोगे। और